क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कायनात में एलियंस होते हैं? क्या हमारी जमीन पर एलियंस मौजूद हैं? क्या यूएफओस का कोई वजूद है जिन्हें हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं? क्या यूएफओस मौजूद हैं? हम मूवीज में कितना जिक्र देखते हैं, किस किस तरह की फुटेज हमारे सामने आती है, लेकिन अभी मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं। ये कहानी नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये ऑफिशियल फुटेज है। और ये ऑफिशियल फुटेज किसी कॉन्स्पिरेसी चैनल की नहीं है, ये पेंटागन की है। आठ मई 2026 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 162 फाइल्स रिलीज कर दी हैं और ये फाइल्स हैं एलियंस की, यूएफओस की, क्लासिफाइड मिलिट्री एनकाउंटर्स की, एस्ट्रोनॉट्स के ट्रांसक्रिप्ट हैं, एफबीआई के मेमोज हैं, मिलिट्री पायलट्स की रिपोर्ट्स हैं, सब एक जगह। और जैसे ये फाइल्स रिलीज हुई, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, द अमेरिकन पीपल कैन नाउ डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मैं पिछले कई अरसे से सोच रहा था कि एलियंस के हवाले से, यूएफओस के हवाले से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे जहन में जब भी यूएफओस की बात आती है, एरिया 51 मेरे जहन में फौरन आता है। जब भी इन जगहों की मैं बात करता हूं, एंटार्क्टिका के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि ये वो सब जगह हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि जो लोग यहां पर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, वो छुपा क्या रहे हैं? और फिर एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो सवाल ये है कि ये फाइल्स अभी क्यों रिलीज की जा रही हैं? 2026 में ही क्यों? कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीज ऐसे ही रिलीज नहीं कर देती है बगैर किसी वजह के। कोई तो एजेंडा होता है, कोई तो प्लान होता है, और जब आप उस प्लान को समझेंगे तो इन फाइल्स की हकीकत और इनकी कहानी आपके लिए बदल जाएगी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय TapTapSend। TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जो फास्ट है, सिक्योर है, ऑथराइज्ड है और मिनटों में आपका पैसा पहुंच जाती है। इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप मिनिमम ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं है। प्रोमो कोड है इम्तनान। जब आप ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो उल्टा बोनस आपको मिलता है। यूके में 10 पाउंड, अमेरिका में $20, ऑस्ट्रेलिया में 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कनाडा में $20 और यूरोप में 10 यूरो। जब आप अपने प्यारों को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उनको ये पैसे जैज कैश में मिल सकते हैं, इजी पैसा में मिल सकते हैं, बैंक ट्रांसफर में मिल सकते हैं, इवन कैश पिकअप की फैसिलिटी भी मौजूद है। सो अपना पैसा बचाना शुरू करें, TapTapSend डाउनलोड करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक सीधी बात समझाता हूं ताकि आपका वक्त बच सके। ये जो 162 फाइल्स डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने रिलीज की हैं, इनमें कोई कंफर्म्ड एलियन नहीं है, कोई रिकवर्ड स्पेसक्राफ्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि इस दुनिया में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन आ चुकी है। पेंटागन ने तो खुद कहा है कि ये अनरिजॉल्व्ड केसेस हैं। तो अगर ये कंफर्म्ड नहीं है तो ये रिलीज क्यों किए जा रहे हैं? क्यों मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी का ड्रामा किया जा रहा है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना होगा। आपको जाना होगा सन 1994 में, क्योंकि सन 1994 में एक कैनेडियन जर्नलिस्ट सर्गी मोनास ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी और उसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बीम। अब प्रोजेक्ट ब्लू बीम के हवाले से मैं पहले भी आपको वीडियोस दे चुका हूं, कई सारी वीडियोस में बयान कर चुका हूं, बट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। इस थ्योरी में उसने कहा कि दुनिया के ग्लोबल एलीट्स का प्लान है एडवांस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एक फेक सुपर नेचुरल या एलियन इवेंट स्टेज करना। दुनिया भर में ये सब एक साथ करना चाहते हैं ताकि 3 काम हो सके। पहला ये कि एग्जिस्टिंग रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया जा सके ताकि लोग ये कहें कि ये जो कुछ हमने किया, सीखा, मजहब पर अमल पैरा हुए, ये सब गलत था। देखो एलियंस आ चुके हैं और कितनी पावर है उनके पास। दूसरा, ग्लोबली एक पैनिक फैले ताकि लोग अपनी जिंदगियों से, अपनी प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं
थक जाएं एग्जिस्टिंग सिस्टम से और वो हार मान लें। और तीसरा ये कि फिर एक रिजॉल्वर आए, एक ऐसा रिजॉल्वर जो ग्लोबल लीडर बन जाए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए जिसमें सब कुछ फिक्स हो जाए। ये सिर्फ थ्योरी थी सन 1994 में, लेकिन 2024 में न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क के अंदर हजारों मिस्टीरियस ड्रोन्स हवा में आ गए और FBI ने कहा कि ये क्या हुआ है हम नहीं जानते, और प्रोजेक्ट ब्लू बीम ट्रेंड करना शुरू हो गया। 7.8 मिलियन व्यूज इस एक ट्वीट पर, पेंटागन की ट्वीट पर आए। 2026 में पेंटागन ने 162 एलियन फाइल्स रिलीज की हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंट्रोल्ड पैनिक फैले, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर हो, एक चीज रिवील करो बाकी छुपाओ, सवाल उठाओ मगर जवाब मत दो। और इस सब को आपने इस्लामिक लेंस से भी देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या फरमाया था। और जब मैं दज्जाल के बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा बीइंग आएगा जो उन लोगों को जो अपनी जिंदगी से हारे हुए, प्रॉब्लम से थके हुए, एग्जिस्टिंग सिस्टम से डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें सॉल्यूशन देगा। एक पावर होगी, एक प्रेजेंस होगी। और सही मुस्लिम के मुताबिक दज्जाल के पास माउंटेन्स ऑफ ब्रेड होंगी, रिवर्स ऑफ वाटर होंगे, यानी वो मटीरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता हुआ आएगा और लोग उस पर यकीन कर लेंगे। जरा सोचें कि अगर पहले दुनिया में एलियंस का डर मौजूद होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम कोलैप्स होगा, एग्जिस्टिंग रिलीजन पर सवाल उठाए जाएंगे और फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग आएगा, तो लोग या तो पूछेंगे कि ये कौन है या डायरेक्टली उसे फॉलो कर लेंगे। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर डिसेप्शन का ये प्लान इंप्लीमेंट होता है तो वो किस तरह से नजर आएगा और क्या उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस तैयारी को समझने से पहले आपको लेके चलता हूं एक ऐसी जगह पर जो 70 साल से इस सारी कॉन्स्पिरेसी का मरकज है, और उस जगह को आप एरिया 51 के नाम से जानते हैं। अमेरिका की रियासत नेवाडा के डेजर्ट में ग्रूम लेक के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस मौजूद है और 50 साल तक गवर्नमेंट ने कहा कि एरिया 51 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर 2013 में CIA ने कंफर्म किया कि हाँ करता है और यहां पर हम U2 स्पाई प्लेन्स को टेस्ट करते हैं। CIA का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि ये सिर्फ प्लेन्स की टेस्टिंग साइट थी। U2, A-12, ऑक्सकार्ड, F-117 स्टेल्थ, हम इन्हें टेस्ट करते थे, इसलिए ये सीक्रेट था। और बहुत से जो UFO की साइटिंग्स लोगों ने रिपोर्ट की हैं वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स की फ्लाइट थी। चूंकि वो टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, इसलिए लोगों को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगता था। अब ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट तो लगती है और फील भी होता है कि शायद मुकम्मल है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की है कि 2026 में भी एरिया 51 एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन है। कोई सैटेलाइट इमेजिंग नहीं है, किसी जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन नहीं हुई है। और अगर सिर्फ पुराने स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग साइट थी तो अब छुपाने का क्या फायदा है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाता हूं। यह कहानी है सन 1969 से, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर गए। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा मोमेंट हुआ। लेकिन एक चीज नोट किया आपने कि नासा जिसने ये सब कुछ अचीव किया, ये वही नासा था जिसके पास अपोलो 1 में 3 एस्ट्रोनॉट थे जो जिंदा जला दिए गए, और सिर्फ 2.5 साल के अंदर चांद का सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट हो गया। सो वो टेक्नोलॉजी जिसे आज भी रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद थी। 2024 में नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम पर काम जारी रखा। अब ये जो नासा का प्रोग्राम है ये $93 बिलियन खर्च कर चुका है। ये इनका लेटेस्ट मून मिशन है और 55 साल के बाद सेम डेस्टिनेशन पर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? मैं ये नहीं कह रहा कि मून लैंडिंग फेक थी, इसके हवाले से मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपने फैसला करना है कि ये फेक है कि नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस इनकंसिस्टेंसी में एक सवाल बनता है जो उठाना चाहिए। और एक और चीज
जिसके बारे में पूछा जाना चाहिए कि नासा का खुद अपोलो 17 की ट्रांसक्रिप्ट जो इन 162 फाइल्स में शामिल है, जो फाइल्स अभी अभी रिलीज की गई हैं, उसमें एस्ट्रोनॉट ने मिशन कंट्रोल के साथ कुछ डिस्कशन की है जो स्टिल रिडैक्टेड है। सो पार्शली क्लासिफाइड है लेकिन पार्शली रिडैक्टेड है। चांद पर जाने के बाद 53 साल के बाद अभी भी छुपाया जा रहा है। मैं एंटी साइंस नहीं हूं, मैं एंटी प्रोग्रेस भी नहीं हूं, लेकिन मैं वो इंसान हूं जो ये पूछता है कि जब दुनिया का सबसे पावरफुल हुकूमत 50 साल तक एक मिलिट्री बेस को छुपा सकती है, तो सोचें उसने और आपसे क्या क्या छुपा कर रखा होगा। लेकिन आज भी जो जगह रिस्ट्रिक्टेड है, इनएक्सेसिबल है, वो अकेली एक जगह नहीं है। ऐसी एक और जगह भी है जिसके बारे में एलियंस की बात की जाती है, यूएफओस की बात की जाती है, और उस जगह का नाम आप जानते हैं। उस जगह का नाम एंटार्क्टिका है। जरा सोचें कि दुनिया का एक कॉन्टिनेंट है जहां पर टूरिस्ट रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिसर्च स्टेशंस के ऊपर मिलिट्री ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैटेलाइट इमेजिंग रिस्ट्रिक्टेड है, और कोई भी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करती है, और उस जगह का नाम एंटार्क्टिका है। अब एंटार्क्टिका को लेकर बहुत सी थ्योरीज पाई जाती हैं, एलियंस के हवाले से, यूएफओस के हवाले से, जिसका जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में एक और सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि जब हम यूएफओस की बात करते हैं, एलियंस की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? तो फिर सवाल जहन में एक और आएगा कि ये जिन असल में हैं क्या? अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी को बताएं कि इस्लाम में जिन हैं, तो ज्यादातर लोगों के जहन में जिन को लेकर क्या सोच आएगी? उनके जहन में आएगा जिनी, लैम्प, विश, या फिर कोई कार्टून्स। और वो बिल्कुल गलत फ्रेमवर्क है, क्योंकि जिन का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एक ऐसे बीइंग की तरफ है जो इस जमीन पर हमसे पहले से थी, हमारे साथ एग्जिस्ट करती है और अभी भी है। कुरान में सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने इससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। नारे सुमूम, स्मोकलेस फायर, एक एनर्जी फॉर्म, एक वाइब्रेशन, एक ऐसी क्रिएशन का फॉर्मूला जो फिजिक्स के एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी में फिट नहीं होता है। ये डिस्क्रिप्शन नोटिस करने वाली है केयरफुली कि जिन के कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस्लाम में। पहला ये कि वो इस जमीन पर हमसे पैरेलल हैं, हमारे साथ हैं, एक ऐसी डायमेंशन में जहां वो हमसे छुपे हुए हैं लेकिन वो हमें देख सकते हैं। अरेबिक में जिन का जो रूट वर्ड है उसका मतलब है छुपने के, कंसील होने के, एक पैरेलल वर्ल्ड यानी अल गायब। दूसरा कि इनकी लाइफ स्पैन हमारी लाइफ स्पैन से कहीं ज्यादा है, वो हजारों साल जीते हैं। और तीसरा ये कि इनमें से कुछ मुसलमान हैं और कुछ नहीं, वो भी अल्लाह के आगे हमारी तरह ही जवाबदेह हैं। और चौथा ये कि इनमें से कुछ शयातीन हैं और कुछ नहीं, वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं और अलग फॉर्म अपना सकते हैं। अल मुस्तदरक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिन 3 किस्म के हैं। एक वो है जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म सांपों और कुत्तों की शक्ल में है, और तीसरी किस्म वो है जो आती जाती रहती है, हवा में उड़ती है, आती जाती रहती है, सडनली अपेयर होती है, सडनली वैनिश हो जाती है। अब जहां पर आप यूएफओस को जानते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, वहां पर एक और टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमन है जिसको यूएपी कहते हैं, यानी अनआइडेंटिफाइड एनॉमलस फिनोमिनन। ये वो फिनोमिनन है जो कि समझ नहीं आता, आप स्पेस में देखते हैं, पानी में देखते हैं, हवा में देखते हैं, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अब इस बात को जहन में रखना और आगे कहानी सुने। 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मोंटाना यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक पेयर रिव्यूड पेपर छपता है जिसका नाम है द क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस, अ केस फॉर साइंटिफिक ओपननेस फॉर अ कंसील्ड अर्थली एक्सप्लेनेशन फॉर अनआइडेंटिफाइड एनॉमलस फिनोमेना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये जो यूएपीज हैं इनके बारे में कहा है कि शायद ये किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं है, शायद ये इसी जमीन की बीइंग्स हैं जो हमसे छुपे हुए हैं।
हिडन है, कंसील्ड है, नॉन ह्यूमन है और लॉन्ग टर्म प्रेजेंस रखते हैं इस जमीन पर। कंसील्ड अर्थली बीइंग्स हैं, ये हार्वर्ड का फ्रेज है 2024 में, जबकि इस्लाम 1400 साल पहले आपको यही फिनोमिनन बता रहा है। और एक और चीज जो सूरह जिन की आयत नंबर 8 और 9 में है और बड़ी गौर तलब है। सूरह जिन के मुताबिक जिन्होंने खुद बोला और ये कि हमने आसमान को छुआ तो उसे पाया कि सख्त पहरे और आग की चिंगारियों से भर दिया गया है, और ये कि हम पहले आसमान में सुनने के लिए कुछ बैठने की जगहों पर बैठ जाया करते थे, फिर अब जो कोई सुने वो अपनी ताक में आग का शोला पाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और रोक दिए जाते हैं, और यूएपीज स्पेस से आते हुए नजर आते हैं, ये एटमॉस्फेयर में बिहेव करते हैं। पर क्या ये कोई कनेक्शन है या कोइंसिडेंस है, ये आप डिसाइड करें। लेकिन एक और चीज है जो इस सब को एक बड़ी तस्वीर में फिट करती है, और वो है कुरान की बयान की हुई कॉस्मोलॉजी, जिसका जिक्र सीरियस मानों में कोई नहीं करता। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर ज़मीनें, हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। यानी 7 आसमान और उन जैसी 7 ज़मीनें। इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जो लोग ये कहते हैं कि 7 ज़मीनें सिर्फ 7 खित्ते हैं, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कुरान और हदीस से मैच नहीं करती। 7 आसमान ऊपर नीचे लेयर्स में हैं और 7 ज़मीनें भी इसी तरह, यानी सब कुछ लेयर्स में है, डायमेंशंस में। और ये एक कॉस्मोलॉजिकल स्टेटमेंट है जो 7वीं सदी में इस्लाम ने दी। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप लगता है। अगर ये 7 ज़मीनें हैं और अगर हर ज़मीन में अलग क्रिएशन है, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नॉट ओनली पॉसिबल है, बल्कि कुरान ने उसकी फाउंडेशन रख दी है। और अब वो आयत जो इस सब को एक्सप्लेन करती है, सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश और इनमें जो जानदार उसने फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से हैं, और वो इन सब को इकट्ठा करने पर जब चाहे कादिर है। अब यहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दाब्बा का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल, मूविंग क्रिएचर्स, एंजल्स नहीं, प्योरली स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं, फिजिकल क्रिएचर्स आसमान में भी। अब्दुल्ला यूसुफ अली जो कुरान की दुनिया के सबसे फेमस इंग्लिश तफसीर के राइटर हैं, उन्होंने 1948 में पता है क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट लाइफ in some form or another is scattered through some of the millions of heavenly bodies scattered through space। और ये उन्होंने लिखा है 1938 में, जब नासा था भी नहीं, जब आज वाली टेलीस्कोप मौजूद नहीं थी। हम दिन में 17 रकतें पढ़ते हैं और हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब। सिर्फ एक दुनिया का रब नहीं, सिर्फ एक जमीन का रब नहीं, हर डायमेंशन का रब, हर जमीन का रब। पेंटागन कह रहा है कि हम नहीं जानते, और कुरान पहले दिन से कह रहा है तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों में जिंदगी फैलाने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फरमाया है, और हमने बनी आदम को इज्जत दी और उन्हें बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। यहां पर इंपॉर्टेंट है कसीर का लफ्ज, यानी बहुत सी। ये नहीं कहा कि सब पर, लेकिन बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है तो कुरान ने इसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का वजूद इस दुनिया में मुमकिन है तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि हमसे पहले जिन इस दुनिया में आबाद रहे हैं और आज भी हैं, और हम उनकी डायमेंशन से अलग हैं। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। और हमने ये भी जाना कुरान मजीद से कि ये हवा में उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, जिनको शायद
यूएपी के नाम पर एक अनआइडेंटिफाइड एनॉमली के तौर पर उस इवेंट को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर 7 आसमान और 7 जमीन के कॉन्सेप्ट पर बात करें तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ खुद कुरान मजीद ने कहा है। और 7 आसमानों और 7 जमीन के हवाले से हमने ये भी देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है कि जहां जहां जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है वो कादिर है कि चाहे तो सबको इकट्ठा करे। मैं काफी देर से ये सब सोचता रहा हूं कि एरिया 51, एंटार्क्टिका, यूएफओ, फेक इन्वेजन, दज्जाल की तैयारी, जिन, 7 जमीनें और हर जगह एक ही चीज है कि दुनिया जवाब ढूंढ रही है और जवाब नहीं मिलता। हुकूमतें फाइल्स रिलीज करती हैं और कहती हैं कि आप खुद तलाश करें, खुद फैसला करें। साइंटिस्ट एनॉमलीज डिटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अननोन फिजिक्स है। मिलिट्री बिलियंस खर्च करती है और एक्नॉलेज करती है कि हम नहीं जानते। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूं बार बार कि जब भी आप कुरान मजीद खोलते हैं, पहला सवाल हर बार पहले की तरह आपको हैंडल किया हुआ मिलता है। क्या और वर्ल्ड्स हैं? रब्बुल आलमीन। क्या आसमान में लाइफ है? दाब्बा। क्या इंसान सबसे हाई क्रिएशन है? कसीर, मैनी, नॉट ऑल। ये बीइंग्स जो छुपे हुए हैं ये क्या हैं? जिन हैं, अलगैब हैं। और वो सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, उसके बारे में खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नमल की आयत नंबर 65 में दे दिया कि कह दो जो आसमान और जमीन में है वो गैब नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह के सिवा। ट्रंप की फाइल्स 162 कुछ नहीं बताती। एरिया 51 70 साल के बाद अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है और एंटार्क्टिका सारी दुनिया मिलकर छुपा रही है और गैब सिर्फ एक के पास है और वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब।